नमस्ते, मेरा नाम रजनी शर्मा है और मेरे चैनल ज्ञान ज्योति में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का पाठ संख्या 10 अपूर्व अनुभव। यह है कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 से लिया गया है और इस पाठ को लिखा है तेत्सुको कुरियानागी ने। यह पाठ 2 बच्चों की कहानी है और उन्हीं बच्चों के अनुभवों पर आधारित है। यह पाठ अपूर्व अनुभव। यह पाठ पुस्तक तोतो-चान का एक अंश है। तोतो-चान विश्व साहित्य की अमूल्य निधि है जो मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है और इसका अनुवाद विश्व की अनेक भाषाओं में हो चुका है। इस पाठ में एक लड़की है जिसका नाम है तोतो-चान और उसका एक मित्र है यासुकी-चान जो कि विकलांग है। वह लड़की अपने मित्र को पेड़ पर चढ़ाकर दूर तक की सुंदरता दिखाना चाहती है। तो दोनों मित्रों के लिए यह एक अपूर्व अनुभव होता है। अपूर्व अनुभव का मतलब ऐसा अनुभव जो उन्हें पहले कभी ना हुआ हो। तो क्या अनुभव है यह तो हम पाठ पढ़कर ही जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं यह पाठ। सभागार के शिविर में लगने के 2 दिन बाद तोतो-चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी-चान से मिलना था। इस भेद का पता ना तो तोतो-चान के माता पिता को था और ना ही यासुकी-चान के। उसने यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। सभागार का अर्थ होता है जहाँ कोई सभा की जा रही हो। शिविर कैंप। तो जब सभागार में कैंप लगा उसके 2 दिन बाद तोतो-चान ने अपने मित्र यासुकी-चान को बिना किसी को बताए अपने पास बुलाया। अपने पेड़ पर चढ़ने का उसको निमंत्रण दिया। अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया। तो मोए में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोतो-चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोनबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था उसका। चढ़ने जाओ तो पैर फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर ज़मीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी। यह मोए नामक एक स्थान है। तो मोए नामक स्थान पर हर बच्चा अपने अधिकार से अपने लिए एक पेड़ को चुन लेता था जिसे वह केवल अपने खुद के चढ़ने के लिए पेड़ मानता था। अर्थात एक पेड़ पर एक बच्चे का अधिकार होता था। तोतो-चान ने भी कुहोनबुत्सु नामक स्थान तक जाने वाली सड़क के पास एक पेड़ चुन लिया। अपने लिए उसने पेड़ का चुनाव कर लिया। वह द्विशाखा वाला। द्विशाखा का अर्थ है कि जिसकी 2 शाखाएं निकलती हों और जो धरती से लगभग 6 फुट की ऊंचाई पर था। ये द्विशाखाएं बनी हुई थी वो बिल्कुल एक झूले की तरह से थी और झूले की ऐसी जगह जहाँ पर वह आराम से बैठ सकती थी। बिल्कुल आरामदायक जगह थी 2 टहनियों के बीच में। तोतो-चान अक्सर खाने की छुट्टी या जब उसका हाफ डे होता था तब या स्कूल के बाद उस पर चढ़ जाती। वहाँ से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को अपनी निजी संपत्ति मानते थे, अर्थात अपना अधिकार मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना तो उससे पहले पूरी शिष्टता से पूछा जाता था। जैसे किसी के कमरे में या घर में जाने से पहले पूछा जाता है, इसी तरह अगर किसी को दूसरे के पेड़ पर चढ़ना होता था तो बड़ी ही शिष्टता से पूछा जाता था, माफ़ कीजिए क्या मैं अंदर आ जाऊं? तो ऐसे पूछना पड़ता था। यासुकी-चान जो तोतो-चान का मित्र था उसको पोलियो था। पोलियो का अर्थात उसकी टांग खराब हो चुकी थी, इसलिए वह ना तो पेड़ पर चढ़ पाता था और ना किसी पेड़ को अपनी निजी संपत्ति मानता था। अर्थात जब वो चढ़ नहीं पाता था तो उसके किसी जैसे और बच्चे पेड़ों को अपनी संपत्ति मानते थे वह नहीं मानता था। अतः तोतो-चान ने उसे अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए आमंत्रित किया, पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही क्योंकि अगर बड़े सुनते तो ज़रूर डांट लगाते क्योंकि उसका पाँव खराब था। अब वह ऊपर चढ़ता तो गिर जाता, इसलिए डांट के डर से उन्होंने किसी को ये बात नहीं बताई। घर से निकलते समय तोतो-चान ने माँ से कहा कि यासुकी-चान के घर डेनेनचोफू
जा रही है क्योंकि वह झूठ बोल रही थी। इसलिए उसने अपनी माँ की आंखों में नहीं झांका, अपनी माँ की नज़रों से नज़रें नहीं मिलाई क्योंकि वह झूठ बोल रही थी, झूठ बोलकर जा रही थी घर से। वह अपनी नज़रें जूतों के फीतों पर ही गड़ाई रही। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चान से रहा नहीं गया, अर्थात उसने रॉकी को सच बता दिया कि वह अपनी माँ से झूठ बोलकर जा रही है। मैं यासुकी और यह भी बताया कि वह यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने वाली हूँ। जब तोतो चान स्कूल पहुँची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यासुकी चान उससे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था, पर तोतो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। गर्मी की छुट्टियों के कारण चारों ओर सुनसान पड़ा हुआ था। यासुकी चान उसको वहीं पर मिल गया। यासुकी चान उससे ज़्यादा बड़ा नहीं था, सिर्फ 1 साल बड़ा था, लेकिन वह सोचती थी कि वह उससे बहुत बड़ा है। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसने हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैलाए हुए थे। तोतो चान उत्तेजित थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी नहीं था, अर्थात वे दोनों कुछ ऐसा कार्य करने वाले थे जिसके बारे में किसी को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। वह उल्लास से ठिठिया कर हंसने लगी, मतलब वो खुशी से ठीठी करके हंसने लगी। यासुकी चान भी हंसने लगा। इस प्रकार दोनों बड़े खुश थे। तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी, जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था। उसने रात को ही सोच लिया था कि वह सुबह क्या करेगी और यासुकी चान को पेड़ पर कैसे चढ़ाएगी। वहाँ से वह एक सीढ़ी को घसीटते हुए ले आई। उसे तने के सहारे से ऐसे लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुँच जाए, अर्थात वो 2 शाखाएं जहाँ पर मिली हुई थी, जहाँ पर वह आराम से बैठा करती थी, उसने सीढ़ी को इस प्रकार से लगाया कि वह उस शाखा तक पहुँच जाए। जब वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया, तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। खुद वह पेड़ पर चढ़ गई और उसको कहने लगी यासुकी चान को कि तुम अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। इस पर तोतो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धकियाने लगी, अर्थात वह उसको धक्का देकर ऊपर चढ़ाने की कोशिश करने लगी। पर तोतो चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती, पर वो तो छोटी बच्ची सी थी। वह कोशिश कर रही थी लेकिन उससे हो नहीं रहा था। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। अब यासुकी चान से जब चढ़ा नहीं गया, तो उसके हाथ पांव कमज़ोर थे पोलियो के कारण, तो उसने अपना पाँव सीढ़ी से हटा लिया और निराश होकर सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तोतो चान को पहली बार लगा कि यह काम उतना आसान नहीं जितना वह सोचे बैठी थी। अब वह क्या करे। अब तोतो चान को भी बुरा लगा कि वह तो सोच रही थी कि वह अपने मित्र को चढ़ा देगी सीढ़ी से पेड़ पर, लेकिन अब बहुत उसे मुश्किल लग रहा था यह काम। वह सोचने लगी कि क्या किया जाए। यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। यासुकी चान के मन में भी बहुत उत्साह था। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो चान उसे हंसाने के लिए गाल फुला फुला कर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े, अर्थात जब उसने देखा वह उदास है तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वह उसे हंसाने के लिए अपने गाल फुला कर अलग तरह तरह की अपनी शक्ल बनाने लगी। फिर उसे एक बात सूझी। फिर वह चौकीदार के छप्पर की ओर गई और हर एक चीज़ को उलट पलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी ज़रूरी नहीं था, अर्थात ऐसी सीढ़ी जिस पर आराम से चढ़ा जाता था। तिपाई का अर्थ होता है जो कि स्टैंड की तरह से सीढ़ी होती है। देखा होगा आपने, आपके घरों में जब पुताई करने के लिए आते हैं पेंटर, तो वो इस तरह की सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं कि उस सीढ़ी को दीवार से लगाने की ज़रूरत नहीं होती। आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं, इस टाइप की सीढ़ी थी वो। तो एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसको थामे रहने की ज़रूरत नहीं थी। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई और
अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। उसे खुद ही लगा कि मैं इतनी बड़ी सीढ़ी को कैसे घसीट कर ले आई। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी, अर्थात जहां उन्हें जाना था, द्विशाखा पर जहां बैठना था पेड़ की टहनी पर, वहां तक वो सीढ़ी पहुंच रही थी। तब उसने कहा, देखो अब डरना मत। उसने बड़ी बहन की सी आवाज़ में कहा। वह डगमगाएगी नहीं। उसने कहा, ये सीढ़ी अब हिल नहीं रही है, यह गिरेगी भी नहीं, और तुम डरना मत, इसमें चढ़ जाओ। यासुकी चान ने घबरा कर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो चान की ओर देखा। अब इतनी मेहनत करने के बाद वह पसीने पसीने हो गई थी, और यासुकी चान ने घबरा कर उस सीढ़ी को और उसकी ओर देखा। उससे भी काफ़ी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और निश्चय के साथ पाँव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उसने अपना पैर उठाया और सीढ़ी पर रखा। अब दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूर्य का ताप उन पर पड़ रहा था, पर उन दोनों का ध्यान यासुकी चान के ऊपर तक पहुंचाने में रमा था। उन्हें समय का बिल्कुल ध्यान नहीं था कि कितना समय हो रहा है। उनको दोनों को तो बस यही लग रही थी, यासुकी चान ऊपर चढ़ जाए और तोतो चान उससे ऊपर चढ़ा दे। तोतो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने की में मदद कर रही थी। धरने का अर्थ होता है सीढ़ी पर रखने में उसकी मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही, अर्थात अपना सिर लगाकर उसके पिछले हिस्से से उसको सहारा दे रही थी और उसके एक एक पाँव को एक एक सीढ़ी पर रख रही थी। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया, और यासुकी चान भी पूरी कोशिश कर रहा था, और आखिरकार उसका नतीजा ये हुआ कि वह ऊपर द्विशाखा पर, पेड़ की शाखा पर पहुंच गया। हुर्रे हुर्रे दोनों बहुत खुश हुए, पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तोतो चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई, पर यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यासुकी चान सीढ़ी थामे तोतो चान की ओर ताकने लगा। तोतो चान की रुलाई छूटने लगी। उसने चाहा था कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीज़ें दिखाए। अब यासुकी चान सीढ़ी पर तो चढ़ गया, परंतु पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था, और जो तोतो चान थी वो छलांग लगाकर, सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई। अब यासुकी चान उस सीढ़ी को पकड़े पकड़े तोतो चान की ओर देखने लगा, और तोतो चान की अब रुलाई छूटने लगी, यानी उसके रोना आने लगा। लेकिन वह रोई नहीं, बिल्कुल भी डरी नहीं। उसे डर था कि यदि वह रोएगी तो यासुकी चान भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी चान का पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। अब पोलियो के कारण उसके हाथ और पांव दोनों खराब थे। उसने पोलियो से उसकी उंगलियां चिपकी हुई थी, अकड़ी हुई थी, तो ऐसे उसने उसके हाथ को अपने हाथ में थाम लिया। उसके हाथ से वह बड़ा था, अर्थात तोतो चान के हाथ से वह हाथ बड़ा था। उसकी उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तोतो चान उसका हाथ ऐसे ही थामे रही। फिर उससे बोली कि तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर चढ़ने की खींचने की कोशिश करती हूँ, अर्थात वह चाहती थी कि सीढ़ी से वह उसे खींचकर पेड़ पर बिठा लेगी। उस समय द्विशाखा यानी कि दो शाखाओं के बीच में खड़ी तोतो चान द्वारा यासुकी चान को पेड़ की ओर खींचते यदि कोई बड़ा व्यक्ति देख लेता तो वह ज़रूर डर के मारे चीख पड़ता, क्योंकि वे सच में जोखिम उठाते हुए दिखाई दे रहे थे, अर्थात वे दोनों बहुत खतरे का काम कर रहे थे। पर यासुकी चान को तोतो चान पर पूरा भरोसा था, पूरा यकीन था कि वह उसको पेड़ पर चढ़ा लेगी। वह खुद भी यासुकी चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत के साथ यासुकी चान को खींच रही थी। तो इसी बीच बादल का एक बड़ा सा टुकड़ा आकर उनके ऊपर छाया कर जाता, जिससे कड़कती धूप से उन्हें थोड़ा सा आराम मिल जाता। काफ़ी मेहनत के बाद वो दोनों इस तरह करते खींचते हुए बहुत देर लग गई उनको, और काफ़ी उन्होंने मेहनत की। काफ़ी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थी। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोतो चान ने उसका स्वागत करते हुए कहा, झुककर उसका स्वागत किया और कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। अर्थात उसने इतनी कड़ी मेहनत के बाद उसको अपने पेड़ पर बुला लिया था, द्विशाखा पर बिठा लिया था। यासुकी चान
डाल के सहारे खड़ा था वह भी कुछ झिझकता हुआ मुस्कुराया, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी, क्योंकि वो पोलियो के कारण कभी भी नहीं चढ़ा था पेट पर। आज पेट पर चढ़कर उसे पूरी एक दुनिया नई लग रही थी, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। तो ऐसा होता है पेट पर चढ़ना, यासुकी चान ने बहुत ही खुश होते हुए कहा। बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे दोनों इधर उधर की गप्पे लगाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया कि वहाँ एक चीज़ होती है, टेलीविज़न। यासुकी चान उमंग से भरा उसको भरी बातें बता रहा था, उमंग से भरकर बड़े खुश होकर उसको बता रहा था। और कि उसकी बहन कहती है कि एक चीज़ होती है, बड़ी सी चीज़ होती है टेलीविज़न। ये उस समय की बात है जब टेलीविज़न नहीं बने थे, तो अमेरिका वगैरह में ही होते थे, भारत आदि देशों में और देशों में टेलीविज़न नहीं थे। तो वे कहती है कि जब वह जापान आ जाएगा तो घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है। तो वह बताता है कि टेलीविज़न कैसा होता है, वह एक डिब्बे की तरह होता है, उसमें हम कुश्ती भी देख सकते हैं। तो चान को उस समय यह बात समझ न पाई, और यासुकी चान के लिए, जो कभी भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे। वह तो यह ही सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे। उनका आकार तो बड़ा होता है, पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। अब उसको ऐसे बताने से कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि टेलीविज़न जब उसको कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, तो ये बात उसको बहुत अचंभित लगी कि हम उसमें सुमो पहलवान की कुश्ती कैसे देख सकते हैं। वे सोचने लगी, सुमो पहलवान तो इतना बड़ा होता है, वह एक छोटे से डिब्बे में कैसे आ सकता है। तो ये सब बातें सोच रही थी वह, और उसको ये बातें बड़ी अच्छी लग रही थी। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले पहल यासुकी चान ने ही तो चान को उसके बारे में बताया था। तो इस तरह दोनों बातें करते हुए समय बिता रहे थे। पेड़ मानो गीत गा रहे थे, दोनों बहुत खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। तो ये था यह पाठ आपका अपूर्व अनुभव। आशा करती हूँ यह पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। धन्यवाद।